हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम मेंडल्स के थ्रू प्रोवाइडेड 2 लॉज को कंप्लीट कर चुके हैं। इज इट ओके? तो आपने यहाँ पर जाना कि कोई सा भी फिनोटाइप हो, चाहे वो टॉल हाइट हो चाहे वो शॉर्ट हाइट हो, नेक्स्ट जनरेशन में उसके पास होने के चांसेस कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अगर कैरेक्टर डोमिनेंट है तो उसके पास होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर कैरेक्टर या ट्रेट भी आप उसे बोल सकते हैं, अगर वो रेसेसिव है तो उसके पास होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। अब अगर हम ये जानना चाहें कि आखिर ये जो जीन्स होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, वो किस तरीके से पास होने वाले इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो चलिए हम इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। आपने देखे कि 2 जीन्स थे। कौन कौन से जीन्स थे? एक तो था कैपिटल टी जीन, और ये जो कैपिटल टी जीन था ये कौन सी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था टॉल हाइट को। कौन सी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था? टॉल हाइट को। इज इट ओके? ठीक है। दूसरा जीन हमने देखा था स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी इज अ टाइप ऑफ रेसेसिव जीन. इट शोज इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. इज इट ओके? ये अपना कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कब शो करेगा? जब इसके आसपास किसी भी तरीके का डोमिनेंट जीन विच इज कैपिटल टी ये प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, तो ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी कौन सी हाइट का जीन है? दिस इज द जीन ऑफ शॉर्ट हाइट. ये कौन सी हाइट का जीन है? शॉर्ट हाइट का जीन है. आ गई बात समझ में? तो एक तो हो गया कैपिटल टी, एक हो गया स्मॉल टी. अब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा तो उसकी हाइट कैसी होगी? उसकी हाइट होगी टॉल. अगर किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी होगा तो भी जीनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल टॉल वन. इज इट ओके? और अगर किसी का भी जीनोटाइप स्मॉल टी हो, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप कैसा होगा? शॉर्ट वन. मतलब उसकी हाइट कैसी होगी? शॉर्ट होगी. इज इट ओके? तो इस बात का डिस्कशन तो हम शुरू से ही कर रहे हैं कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पेयर की फॉर्म में. कौन सी सेल्स में? नॉर्मल सेल्स में. पर अगर बात रिप्रोड्यूसिंग सेल्स की जाए, गैमेट्स की जाए, तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट्स, these reproducing cells, these genes will be separated into the individual one, and this law is known as law of segregation. क्या बोला जाता है इस लॉ को? इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ segregation. Is it okay? तो what happens when a particular capital T gene is present in an individual? जब किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होता है तो वो प्लांट टॉल हाइट का कैसे होता है? सुनिएगा ध्यान से. ये जो जीन है, कैपिटल टी जो जीन है, ये कहां पर लोकेटेड होता है? जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पर. और क्रोमोसोम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर. तो ये जो जीन है, दिस जीन इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन ये बना रहा है, कैपिटल टी वाला जीन जिस प्रोटीन का फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल में कर रहा है, ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन उस प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स? प्लांट में भी जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उस ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ये बढ़ा देता है. कौन बढ़ा देता है? ये प्रोटीन जिसका सिंथेसिस ये कैपिटल टी जीन कर रहा है. इज इट ओके? तो जो कैपिटल टी जीन था उसने प्रोटीन का सिंथेसिस किया और उस प्रोटीन ने प्लांट के अंदर सीक्रेट होने वाले ग्रोथ हार्मोन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अचानक से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. और ये जो इंक्रीमेंट है, द इंक्रीमेंट इन द सीक्रेशन ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन inside a plant is responsible for the tall height of a plant. And similarly, if this small t gene, if we are going to talk about this gene which is small t, तो ये जो small t gene है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ये स्मॉल टी जीन भी कहाँ पर लोकेटेड है? जीन्स तो क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट होते हैं, डीएनए का एक सेगमेंट होते हैं, और अगर बात करी जाए नंबर ऑफ जीन्स की तो 1000 ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स विच आर गोइंग टू कंट्रोल द 1000 ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वॉट एवर इट इज। आ गई बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से, अगर इस कैपिटल टी की जगह ये स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है, देन व्हाट वुड हैपन? इफ द स्मॉल टी जीन इज प्रेजेंट, देन अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, एंड नाउ दिस प्रोटीन इज गोइंग टू डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देगा? ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देगा, और इस तरीके से जो प्लांट है उसकी हाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जीन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या करा करते हैं? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करा करते हैं। तो आज की क्लास बड़ी मजेदार है। कैसे मजेदार है? क्योंकि हम जानेंगे कि हाउ द डिफरेंट कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। तो चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब इसको नोट डाउन करने के बाद में हमको क्या जानना है? बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। इज इट ओके? हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कंडीशंस हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा कि हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। हाँ जी, तो हम कुछ आज की क्लास में कुछ कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, जैसे कलर ऑफ हेयर, इज इट ओके, मेल और फीमेल child, baby child, is it okay? How we decide that a child which is going to born is a male one or female one, is it okay? तो कुछ इन सारी बातों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर जिसका ट्रांसमिशन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द कलर ऑफ हेयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कलर ऑफ हेयर पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द डेफिनेटली अबाउट द ह्यूमन बींग्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिलहाल हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बायोलॉजी है पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के हेयर की बात करने जा रहे हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। ह्यूमन बींग्स में हम यहाँ पर दो हेयर कलर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन इज ब्लैक, एक जो हम कलर यहाँ पर लेने जा रहे हैं, दिस इज ब्लैक हेयर, और जो दूसरा हम लेने जा रहे हैं, दिस इज पेल येलो हेयर। और ये जो पेल येलो हेयर है, इन पेल येलो हेयर को हम कॉमनली ब्लॉन्ड हेयर भी बोलते हैं। इज इट ओके? दिस इज द कलर ऑफ हेयर। अब हमको ये जानना होगा सबसे पहले तो कि ये जो ब्लैक हेयर है और जो पेल येलो हेयर है, इसमें से डोमिनेंट जीन किसका है और रेसेसिव किसका है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ब्लैक वन। हम ब्लैक हेयर के बारे में बात करेंगे। जब आप ब्लैक हेयर के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक हेयर इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब इसका जीन कैसा होता है? डोमिनेंट जीन होता है। और ब्लैक हेयर के लिए एज दिस इज अ डोमिनेंट जीन, सो द लेटर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ब्लैक हेयर इज कैपिटल एच। कौन सा लेटर आप यूज करेंगे यहाँ पर? कैपिटल एच। डोमिनेंट जीन है ना, डोमिनेंट जीन को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। इज इट ओके? तो ब्लैक हेयर का जीन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, दिस इज कैपिटल एच। जो दूसरा हेयर है, दिस इज ब्लॉन्ड हेयर, एंड ब्लॉन्ड हेयर को आप पेल येलो हेयर भी लिख सकते हैं। दिस इज अ रेसेसिव ट्रेट, ये एक रेसेसिव ट्रेट है, मतलब इसका जीन रेसेसिव जीन है। दिस इज स्मॉल एच। हमने इसको किसके थ्रू डिनोट करा? स्मॉल एच के थ्रू। जो भी रेसेसिव ट्रेट होते हैं उन्हें आप किसके थ्रू डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो आपने स्मॉल एच यहाँ पर लिख दिया। आगे देखिएगा,
अब यहाँ पर ये ब्लैक हेयर है और दूसरे पेल येलो हेयर है, तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि जो फीमेल बीइंग यहाँ पर सेलेक्ट की गई है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज हैविंग ब्लैक हेयर। ये जो फीमेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट के हेयर कैसे हैं? ब्लैक हेयर है। इज इट ओके? जो पेल येलो हेयर है, दिस इज ऑफ द मेल पेरेंट। ये किसके हैं? मेल पेरेंट के हैं। इज इट ओके? तो चलिए यहाँ पर अगर आप इस फीमेल पेरेंट के ब्लैक हेयर का जीनोटाइप अगर लिखना चाहें, देन व्हाट इट वुड बी, क्या होना चाहिए जीनोटाइप? फीमेल पेरेंट के ब्लैक हेयर का जीनोटाइप कैपिटल एच भी हो सकता है तो भी हेयर ब्लैक होंगे, या फिर कैपिटल एच स्मॉल एच भी हो सकता है तो भी हेयर कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। आ गई बात समझ में? सिमिलरली ये जो पेल येलो हेयर है, दिस पेल येलो हेयर इज अ रेसेसिव ट्रेट, मतलब इस मेल पेरेंट के हेयर का जीनोटाइप सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? स्मॉल एच, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अब what would happen to the hair color in the F1 generation? हम F1 जनरेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं और F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए हम एक साथ दोनों जीनोटाइप तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, we will use one genotype at once। हम सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर जीनोटाइप यूज कर लेते हैं। अगर मान लें कि फीमेल पेरेंट जिनके ब्लैक हेयर है, अगर आप इस वाले जीनोटाइप को यहाँ पर कंसीडर करो, then what would you get in the first generation? Look here very carefully. First thing is that we have to apply the law of segregation. These are the structure genotype of normal cells, but at the time of reproduction, according to the law of segregation, these genes will be separated into the individual genes, and accordingly this will separate into capital H and कैपिटल एच। किसका फॉर्मेशन होगा? कैपिटल एच और कैपिटल एच का। जो पेल येलो हेयर हैं ये भी सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो अब आपने जेनेटिक स्ट्रक्चर लिखा है, दिस इज ऑफ द गैमेट्स। ये गैमेट्स का है। गैमेट्स का मतलब क्या बोलेंगे आप? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स का है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो F1 जनरेशन कैसे ऑब्टेन होगी? बाय क्रॉसिंग द फीमेल पेरेंट एज विद द मेल पेरेंट। देन फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विद दिस, कैपिटल एच स्मॉल एच, राइट? इज इट ओके? जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो है इस वाले की इस वाले के साथ, कैपिटल एच स्मॉल एच। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है ये वाली, कैपिटल एच स्मॉल एच, राइट? जो फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है वो है ये वाली, कैपिटल एच स्मॉल एच। तो ये 4 आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मिली, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। ऑल आर सेम, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। इफ द जीनोटाइप इज सेम, देन डेफिनेटली द फिनोटाइप विल ऑल्सो बी सेम। फिनोटाइप भी सेम होगा। और क्या होगा फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस। इस जेनेटिक स्ट्रक्चर से जो अपीयरेंस मिलेगा, दैट वुड बी द फिनोटाइप। तो अगर यहाँ पर जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच है, तो फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप होगा ब्लैक हेयर, क्योंकि कैपिटल एच प्रेजेंट है एंड कैपिटल एच इज अ डोमिनेंट वन। ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट है मतलब ब्लैक हेयर। इज इट ओके? That means if the genotype of this female parent who is having the black hair, if the genotype is capital H and capital H, that is the pure breed of black hair, in that condition all the possibilities of F1 generation would definitely have the black color. Is it okay? So note it down very carefully, then we will learn the another possibility of this female parent with this black hair. Okay? तो आप note down कर लीजिए। हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमने देखा था कि फीमेल पेरेंट के जो हेयर थे वो ब्लैक थे, और ब्लैक हेयर होने के लिए एक और पॉसिबिलिटी थी जीन्स की, और ये जो पॉसिबिलिटी थी वो थी कैपिटल एच स्मॉल एच। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द जीनोटाइप ऑफ दिस फीमेल पेरेंट विद दिस ब्लैक हेयर इज दिस, then what would happen in the F1 generation?
तो चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कर रही हूँ ये काम, पर अगर आप मुझसे पहले कर लें, F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑब्टेन कर लें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर F1 जनरेशन का आपको जीनोटाइप रिक्वायर्ड है और F1 जनरेशन का फिनोटाइप भी रिक्वायर्ड है, तो दोनों काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो फीमेल पेरेंट जो है उसका जीनोटाइप अब आपने सेकंड पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करी है विद द सेम कलर ऑफ हेयर, दैट इज ब्लैक। तो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा रिप्रोड्यूसिंग सेल्स का, और रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के फॉर्मेशन के वक्त आपको मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना नहीं भूलना है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, according to which the genes will be divided into the individual one, and according to which you can say these are the genetic structure of the reproducing cell, that means they are pure in their character. This is not pure in its character. दिख तो ब्लैक रहा है पर एक जीन ब्लैक का है, एक जीन ब्लॉन्ड हेयर का है। Is it okay? तो आप ये नहीं बोल सकते कि this particular genotype is pure in its character, as it is a heterozygous combination of the genes. Is it okay? This is homozygous combination. भूले तो नहीं ना homozygous और heterozygous का मतलब। तो if at the time of gamete formation this will divide again into two, ये भी two parts में divide हो जाएगा। Now we are going to obtain the F1 generation. So look here, कैसे मिलेगी आपको F1 generation? First possibility आपको मिलेगी ये वाली, this is capital H small h. Is it okay? ये फर्स्ट जीनोटाइप मिला आपको। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी ये वाली, दिस इज कैपिटल H स्मॉल h। देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हुई ये वाली एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हुई ये वाली। तो अब आपको F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप मिल रहा है उसमें दो ये हैं और दो ये हैं। मतलब आप लिखेंगे F1 जनरेशन के जीनोटाइप में क्या लिखेंगे आप, 2HH, 2HH, दो मिले हैं क्योंकि आपको, और 2 मिले हैं स्मॉल h स्मॉल h। मतलब आपको यहाँ पर दो मिले हैं ब्लैक हेयर वाले और दो मिले हैं पेल येलो हेयर वाले, जिसको आप ब्लॉन्ड हेयर भी बोल सकते हैं। मतलब जो रेशो मिल रहा है आपको जीनोटाइप का भी 1:1 और फिनोटाइप का भी 1:1। इज इट ओके? तो बोथ आर द कंडीशंस विद द डिफरेंट रिजल्ट, दोनों कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट है। अपीयरेंस यहाँ पर सेम था पर रिजल्ट डिफरेंट है। इज इट ओके? अगर आप कॉम्बिनेशन कैपिटल H लेते फीमेल पेरेंट का, तो F1 जनरेशन में सारी जो पॉसिबिलिटीज थी ऑफस्प्रिंग की वो ब्लैक हेयर वाली थी, और अगर जीनोटाइप कैपिटल H स्मॉल h ले लिया जाए तो F1 जनरेशन में दो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो ब्लॉन्ड हेयर की भी हैं। इज इट ओके? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके हाँ जी, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। और नोट डाउन करने के बाद में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड। कैसे बनता है एक फीमेल बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बेबी डेवलप हो रहा होता है, उस ह्यूमन बेबी का जो सेक्स होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये इसका क्रोमोसोमल कंक्लूजन कैसे पता लगता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है दैट द फीटस इज गोइंग टू चेंज इनटू अ बेबी गर्ल और इनटू अ बेबी बॉय। तो हमारा टॉपिक हमने लिख दिया है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन बीइंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सुनिएगा ध्यान से।
जब बात की जाती है मेल्स वन की और फीमेल वन की, तो मेल और फीमेल के अंदर इनके सेक्स को डिटरमाइन करने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सुनिएगा ध्यान से। वो क्रोमोसोम्स होते हैं X एंड Y। इज इट ओके? अगर किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर XY है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ मेल वन, और अगर किसी भी इंडिविजुअल का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैपिटल X है, दैट मीन्स क्या होगा? उसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या होगा? XX, तो मतलब इंडिविजुअल क्या है? फीमेल वन। तो ये हमारी हर सेल के अंदर इस बात की मौजूदगी रहती है कि हमारी हर सेल के अंदर ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, मेल वन में XY और फीमेल वन में XX। इज इट ओके? ये नॉर्मल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स बाय यूजिंग दीज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैमेट्स, जब बात गैमेट्स की जाए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? गैमेट्स का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। क्या होता है? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। इज इट ओके? तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, दिस विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। इसका मतलब आपको समझ में आया? आपने पढ़ चुके हैं, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही बार में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है। थाउजेंड्स ऑफ मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट वंस। एक ही बार में थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बार में कर रहा है, उसमें से आधे स्पर्म्स के अंदर तो X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इज इट ओके, और बचे हुए आधे स्पर्म्स के अंदर Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। मतलब ईच एंड एवरी स्पर्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम ओनली। आ गई बात समझ? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फीमेल वन, देन एट द टाइम ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज ओवम, नेम यहाँ पर सेम रहेगा, तो एक बार जो ओवम रिलीज होगा X और दूसरी बार जो ओवम रिलीज होगा वो भी X। इसका मतलब ये है कि व्हाटएवर, याद रखिएगा, मैं दोबारा याद दिला दूं कि फीमेल रिप्रोड्यूसिंग जो सेल होती है जिसे आप ओवम बोलते हैं, वो एक बार में एक ही प्रोड्यूस होती है। इज इट ओके? याद है ना? मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल एक बार में बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं। तो जब बहुत सारी की बात करी जाए तो आधी X क्रोमोसोम को कैरी करती है मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, जिन्हें स्पर्म्स बोला जाता है, और आधी Y क्रोमोसोम्स को कैरी करती है। इज इट ओके? पर फीमेल में हर बार जो ओवम रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवरी से, हर बार ईच एंड एवरी ओवम इज हैविंग द सेम क्रोमोसोम, दैट इज X क्रोमोसोम। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो ये है मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, ये अलग और ये अलग, और ये है फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, ये अलग और ये अलग। अब यहाँ अलग क्या बोले? यहाँ तो दोनों ही सेम है। इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन विद द क्रॉस बिटवीन दिस मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये वाली, दैट इज कैपिटल X X। इज इट ओके? ये आप F1 जनरेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है दिस वन, दिस इज कैपिटल X। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये वाली, कैपिटल Y। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये वाली, कैपिटल Y। मतलब अगर F1 जनरेशन का जीनोटाइप आप लिखना चाहें तो दो तो आपको मिले कैपिटल X और दो आपको मिले कैपिटल Y। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? कैपिटल X किसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, किसका जीनोटाइप है? ये है फीमेल चाइल्ड का, मतलब गर्ल चाइल्ड का। इज इट ओके? और इसका मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज हैं गर्ल चाइल्ड की और दो पॉसिबिलिटीज हैं बॉय चाइल्ड की।
मतलब अगर आप रेशो निकालना चाहें गर्ल और बॉय के बीच में तो वो कितना होना चाहिए, 1:1. मतलब whenever there is the reproduction process is going to be done in the human ones, then 50% chances are there of the girl child and 50% chances are there of the boy child. सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज, 1:1. बायोलॉजी ऐसा ही बोलती है. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो दिस इज द वे इन विच वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, दैट विच चाइल्ड इज गोइंग टू टेक द बर्थ. इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन दिस जीनोटाइप विच इज फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ फ्यूजन बिटवीन द मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड द फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स. इज इट ओके? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. हाँ जी, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और इसके बाद में हमें और भी बातें पढ़नी है, और भी ट्रांसमिशन देखने हैं, हाउ द डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड from the parents to the offsprings, but that we'll see in the next class. Okay, bye everyone.